दोस्तों, आज की कहानी उस शख्स की है जिसके भूत का डर आज भी तिहाड़ जेल में बंद कैदियों को डराता है। हो सकता है आप सब में से कुछ लोग भूत वगैरह की कहानियों पर विश्वास न रखते हैं, पर अगर मैं कहूँ कि सिर्फ कैदियों ने ही नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में तैनात कुछ पुलिस वालों ने भी इस भूत को देखने या महसूस किए जाने की शिकायत की हो, तो फिर इस कहानी में कुछ तो जरूर ऐसा होगा जिस पर विश्वास हो न हो, पर एक बार उसे जानना तो जरूर चाहिए। और यहाँ बात बस इतनी ही नहीं थी। जितने भी लोगों ने उस भूत को देखा उन सभी ने एक नाम लिया और वो नाम था मकबूल भट्ट का। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मकबूल भट्ट के भूत का साया तिहाड़ जेल के उस बैरक में रहता है जहाँ फांसी देने से पहले उसे आखिरी बार रखा गया था। मकबूल भट्ट के भूत की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग उसके तिहाड़ जेल पहुँचने की कहानी है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, कौन था मकबूल भट्ट और कैसे वो तिहाड़ जेल पहुंचा और क्या है उसके भूत की कहानी के पीछे का सच। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 18 फरवरी 1938 मकबूल भट्ट का जन्म जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुआ। जिस समय इसका जन्म हुआ था तब जम्मू कश्मीर एक आज़ाद विरासत हुआ करती थी। समय के साथ साथ जब वो बड़ा हुआ तो उसने श्रीनगर के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की। इसके बाद जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए मकबूल ने पाकिस्तान की पेशावर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद मकबूल ने पेशावर के ही एक लोकल न्यूज़पेपर में काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक काम करने के बाद मकबूल आगे की पढ़ाई के लिए पेशावर से ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर चला गया। इस दौरान भारत में बहुत कुछ बदल चुका था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक आजाद विरासत थी उसका विलय भारत में हो चुका था। लेकिन कश्मीर में उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। वो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे और ना ही हिंदुस्तान के साथ, और ऐसी ही सोच वाला मकबूल भट्ट भी था। बर्मिंघम में पढ़ाई के दौरान ही मकबूल भट्ट ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का गठन किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना। मकबूल भट्ट जितना अच्छा पढ़ने लिखने में था उतना ही अच्छा वो बोलने में भी था। उसने फिर बर्मिंघम में रहते हुए जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर में अपना एक विंग जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट JKNLF नाम से स्थापित कर लिया। 1966 में इस नए ऑर्गेनाइजेशन की कमान मकबूल भट्ट को दी जाती है, जिसके बाद वो बर्मिंघम से कश्मीर वापस आ जाता है और फिर कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। मकबूल भट्ट के भड़काऊ भाषणों की वजह से ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये कश्मीर में भारत विरोधी काम कर रहा है, जिसकी वजह से देश की सभी जांच एजेंसियों की नजर मकबूल भट्ट पर थी। कहा जाता है कि मकबूल भट्ट की वजह से कुछ ही दिनों में JKNLF कश्मीर में काफी फेमस हो गया था। ये समझिए कि मकबूल भट्ट उस समय कश्मीर का पोस्टर बॉय बन चुका था। लेकिन इसी दौरान एक दिन JKNLF के लोगों की पुलिस वालों से झड़प हो जाती है और इस लड़ाई में मकबूल भट्ट का एक दोस्त जिसका नाम औरंगजेब था वो मारा जाता है। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर की भी जान जाती है जिसका नाम था अमरचंद। अमरचंद के कत्ल के जुर्म में पुलिस मकबूल भट्ट को पहली बार गिरफ्तार करती है। फिर कोर्ट में मकबूल भट्ट के खिलाफ मुकदमा चलता है, जिसकी सुनवाई के दौरान जज के सामने मकबूल भट्ट ने ये कबूल किया कि उसने ही CID ऑफिसर अमरचंद का कत्ल किया था। मकबूल भट्ट के कबूलनामे के बाद जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई, लेकिन इससे पहले कि उसे फांसी हो 1968 में वो अपने 2 साथियों के साथ मिलकर जेल के अंदर एक सुरंग बनाता है और उसी सुरंग के रास्ते वो लोग जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि वो पाकिस्तान जा पहुंचा है। इसके बाद 3 साल तक मकबूल भट्ट का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अचानक 1971 में मकबूल भट्ट का नाम एक बार फिर से सारी जांच एजेंसियों के रडार पे आता है, क्योंकि 1971 में मकबूल भट्ट इंडियन एयरलाइंस के एक प्लेन जो कि श्रीनगर से लाहौर के लिए उड़ान भरती है उसे अपने 2 साथियों के जरिए हाईजैक कर लेता है और फिर लाहौर में लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को प्लेन से उतारकर प्लेन में आग लगा देता है। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान सरकार से मकबूल भट्ट को गिरफ्तार करने की मांग की। नानुकुर करते हुए पाकिस्तान ने मकबूल भट्ट को अरेस्ट तो किया, लेकिन भारत को नहीं सौंपा।
फिर 1974 में मकबूल भट्ट को पाकिस्तान सरकार ने रिहा कर दिया। रिहाई के बाद वो कश्मीर आने का प्लान करता है। उसे लगा था कि शायद इंडियन जांच एजेंसियों को उसकी रिहाई की खबर नहीं मिली होगी और वो चोरी चुपके कश्मीर में आराम से पहुंच जाएगा, पर उसके आने की खबर इंडियन जांच एजेंसियों को पहले से लग चुकी थी। जैसे ही वो कश्मीर पहुंचता है उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद उसे श्रीनगर की जेल से ट्रांसफर कराकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है ताकि वो दोबारा जेल से भाग ना सके। इस दौरान उसकी फांसी का मुकदमा चलता रहा। मामला पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पर उसे कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उसने अपनी दया याचिका राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तक पहुंचाई, पर इस दौरान मकबूल भट्ट के रिहाई के लिए JKLF के आतंकियों ने कुछ ऐसा किया जिससे ये पूरा मामला और ज्यादा बिगड़ गया। 3 फरवरी 1984 को JKLF के आतंकियों ने बर्मिंघम में इंडियन डिप्लोमेट रवींद्र महात्रे को अगवा कर लिया और फिर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर मकबूल भट्ट की रिहाई का दबाव बनाने लगे। उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और उनकी सरकार ने ये साफ कर दिया था कि किसी भी आतंकवादी संगठन से भारत सरकार नेगोशिएट नहीं करेगी। इसके 3 से 4 दिन बाद बर्मिंघम में रवींद्र महात्रे की लाश मिलती है। जैसे ही ये खबर भारत सरकार को मिली तब उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया। अभी तक मकबूल भट्ट की जो दया याचिका राष्ट्रपति के पास पेंडिंग थी, भारत सरकार ने तुरंत उसे खारिज कराया और मकबूल भट्ट के डेथ वारंट पर राष्ट्रपति का साइन ले लिया। और फिर इसके बाद 11 फरवरी 1984 को आनन फानन में भारत सरकार ने मकबूल भट्ट को फांसी पर चढ़ा दिया। वैसे तो फांसी देने के बाद डेड बॉडी उनके घर वालों को सौंप दी जाती है, पर मकबूल भट्ट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फांसी के बाद भारत सरकार ने उसकी डेड बॉडी को तिहाड़ जेल के अंदर ही दफना दिया और ऐसा करने के पीछे भारत सरकार का ये डर था कि कहीं इसकी डेड बॉडी की वजह से जम्मू कश्मीर का माहौल खराब न हो जाए। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी की डेड बॉडी तिहाड़ जेल में दफनाई गई हो। और फिर यहीं से शुरू होती है मकबूल भट्ट के भूत की कहानी। कहा जाता है कि तिहाड़ जेल में जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो उसे फांसी से पहले एक अलग बैरक में रखा जाता है। मकबूल भट्ट को भी फांसी देने से पहले एक अलग बैरक में रखा गया था। मकबूल भट्ट की फांसी के कुछ सालों बाद 3 लोगों को उसी बैरक में रखा गया था और अगले दिन उन 3 लोगों में से एक की मौत हो जाती है। जब पूछताछ होती है तो एक कैदी अपना गुनाह कबूल करता है, पर वो जो बात बताता है उसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वो बताता है कि रात में उसे मकबूल भट्ट का सपना आया था और इसके बाद उसे कुछ होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसे लग रहा था कि जैसे उसके शरीर पर किसी और ने कब्जा कर लिया था। खैर, तब पुलिस वालों ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसके कुछ महीनों के बाद रात में ड्यूटी के दौरान एक पुलिस वाला अचानक से चीखने चिल्लाने लगता है। बाद में जब उससे पूछताछ होती है तो वो भी यही बात बताता है कि ड्यूटी के दौरान अचानक से उसे लगा कि किसी ने उसका गला दबा दिया हो। जब उससे पूछा गया कि कौन था वो, तो उसने भी मकबूल भट्ट का नाम लिया। ऐसे ही कहा जाता है कि समय समय पे कई पुलिस वालों ने मकबूल भट्ट के भूत को उस जगह पे देखा जहां उसे आखिरी बार रखा गया था। साथ ही तिहाड़ जेल के बहुत से कैदियों ने भी बताया कि उनके सपनों में मकबूल भट्ट आता है और उन्हें बताता है कि कब जमानत मिल जाएगी। और उनकी माने तो कई कैदियों को जब मकबूल भट्ट ने सपने में जमानत का बताया तो उसके कुछ दिनों बाद उन्हें जमानत मिल भी गई। और तो और यहाँ तक कि तिहाड़ जेल के एक DGP जब भी शाम को उस भूतिया बैरक की तरफ जाते थे तो उस भूत के डर की वजह से वो 4 से 5 सिपाहियों को अपने साथ ले जाया करते थे। तो दोस्तों, जब एक DGP रैंक का अधिकारी इस भूत से डर जाए तो मन में कुछ न कुछ संदेह जरूर पैदा हो जाता है। खैर दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूत वगैरह में विश्वास नहीं रखते होंगे, पर फिर भी कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिन पर विश्वास न करने की भी कोई वजह नहीं मिलती। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब ब खैर।